हेलो फ्रेंड्स। न्यूक्लियर केमिस्ट्री के सेकंड लेक्चर में आपका स्वागत है। इसके पहले जो हम लोगों ने देखा था, जो रेडियो एक्टिव डीके होता है, उसका हम लोगों ने एक्सप्रेशन फाइंड किया था। वो मिलता है हमको n इज इक्वल टू एन जीरो ई टू द पावर माइनस लैम्बडा टी, जहाँ पर n मतलब जिस t टाइम पर हम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड कर रहे होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स फाइंड कर रहे होते हैं, वो n होता है। और उसकी वैल्यू जो है वो एन जीरो मतलब जो इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स हम लोगों ने लिए थे, वो मल्टीप्लाइड बाय ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। यानी कि हमको पर्टिकुलर टाइमिंग टी पे अगर कोई पर्टिकुलर कितने नंबर ऑफ एटम्स बचे हुए हैं वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसके लिए एन जीरो का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। इसको हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया था, तब जाके हमको एक लॉगरिथमिक वाला इक्वेशन मिला था, दैट इज log ऑफ एन जीरो अपॉन एन दैट इज इक्वल टू लैम्डा टी डिवाइडेड बाई 2.303। ये हमको मिला था। अब यहाँ पर देखिए, एन जीरो डिवाइडेड बाई एन, यहाँ पर एन जीरो की वैल्यू ज़्यादा रहेगी क्योंकि एन जीरो इज नथिंग बट द इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल के, रेडियोएक्टिव सब्सटेंस के। और एन जो है वो पर्टिकुलर टाइमिंग के बाद बचने वाले मॉलिक्यूल्स एटम्स है। और इसकी वैल्यू जो मिलती है वो मिलती है लैम्बडा टी डिवाइडेड बाय 2.303 से। यहाँ पर लैम्बडा जो है इट इज अ डीके कांस्टेंट, और वो जो है वो पर्टिकुलर सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करेगा जो सब्सटेंस रेडियो एक्टिविटी दिखाता है। तो ये एक्सप्रेशन हमको याद रखना है, log ऑफ एन जीरो डिवाइडेड बाई एन दैट इज इक्वल टू लैम्बडा टी डिवाइडेड बाई 2.303। अभी हाफ लाइफ पीरियड या फिर मीन लाइफ, ये दोनों का मीनिंग क्या होता है हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, द क्वांटिटी more frequently used to कैरेक्टराइज अ रेडियो एलिमेंट इज इट्स हाफ लाइफ पीरियड। देखिए, जो क्वांटिटी हम लोग जनरली किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस जो रेडियो एक्टिव होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, उसके लिए अगर हम डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, उसकी क्वांटिटी जो बचती है या फिर हम लोग बताने की कोशिश करेंगे कि उसकी क्वांटिटी कितनी रहेगी पर्टिकुलर टाइमिंग होने के बाद, वो जनरली हम लोग एक्सप्रेस करते हैं हाफ लाइफ पीरियड के टर्म में। अभी हाफ लाइफ पीरियड को हम लोग डिनोट करेंगे टॉ से या फिर टी हाफ से। देखिए, टी और उसके जो प्रीफिक्स लगा है, सॉरी सफिक्स लगा है, वो 1/2 है। डिफाइंड एज द टाइम नीडेड फॉर गिवन अमाउंट ऑफ द रेडियो एलिमेंट टू डिके एग्जैक्टली टू हाफ इट्स वैल्यू। इसका मतलब सिंपल है, टी हाफ मतलब आधा टाइम नहीं होगा। टी हाफ मतलब होगा कि कोई सब्सटेंस अगर हम लेते हैं, रेडियो एलिमेंट लेते हैं इनिशियली शुरुआत में, तो उसका आधा सब्सटेंस बचने के लिए कितना टाइम लगेगा, वही होता है आपका हाफ लाइफ पीरियड। तो एक बात याद रखनी है, हाफ लाइफ पीरियड मतलब आधा टाइम नहीं होगा। हाफ लाइफ पीरियड मतलब होगा जितना सब्सटेंस लिया है उससे रेडियो एक्टिव होने के बाद आधा बचने के लिए लगने वाला समय, दैट इज कॉल्ड टी हाफ। तो टी इज इक्वल टू टी हाफ हो जाएगा उस समय। लेकिन जो एन की वैल्यू है, एन की वैल्यू एन जीरो के आधे हो जाएगी। इसका मतलब एन इज इक्वल टू एन जीरो डिवाइडेड बाई टू। देखिए क्या किया हम लोगों ने, टाइमिंग की जगह पे रख दिया टी हाफ, तो उस केस में जो एन की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी एन जीरो डिवाइडेड बाय टू। अभी ऐसा क्यों? क्योंकि टी हाफ का मतलब ही होता है जितने हम लोगों ने एटम्स लिए हैं उसके आधा बचने के लिए लगने वाला समय। उसके आधे बचेंगे मतलब एन बचेंगे, और यहाँ पे टाइमिंग डिनोट करेंगे हम लोग टी हाफ से। तो ये जो एक्सप्रेशन मिला था हमको ऊपर, लॉग ऑफ एन जीरो डिवाइडेड बाई एन दैट इज इक्वल टू लैम्डा टी डिवाइडेड बाय 2.303, इस केस में हम लोग ये वैल्यूज फाइंड आउट करें, पुट कर देंगे। एन जीरो को कोई चेंज नहीं करना है, यहाँ पर एन की जगह पे हम लोग पुट कर देंगे एन जीरो डिवाइडेड बाई टू, और ये टी की जगह पे रख देंगे हम लोग टी हाफ। देखिए यहाँ पर 2.303। अभी ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ का जो 2.303 है इस साइड में लेके चले गए हैं, तो हमको मिला है 2.303 log ऑफ एन जीरो डिवाइडेड बाई एन जीरो डिवाइडेड बाई टू दैट इज इक्वल टू लैम्डा इंटू टी हाफ। अभी यहाँ पर देखिए, हमको टी हाफ का इंपॉर्टेंस है, टी हाफ निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके पहले एन जीरो गेट कैंसल्ड, और ये जो डिनोमिनेटर में टू है ये ऊपर चला जाएगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा log टू, और 2.303 सामने, इधर लैम्बडा है तो लैम्बडा इस साइड में आ जाएगा। तो वो हो जाएगा टी हाफ दैट इज इक्वल टू टॉ दैट इज इक्वल टू ये 2.303 मल्टीप्लाइड बाय log टू, और ये लैम्बडा इधर आ गया। लेकिन log टू की जो वैल्यू आती है वो आती है 0.3010। तो ये 0.3010 यहाँ पर और 2.303 सामने, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी टॉ की या फिर टी हाफ की 0.693 डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो ये जो वैल्यू है ये टी हाफ की, कोई भी सब्सटेंस जिसका हमको
डीके कांस्टेंट पता है तो उसकी हम लोग हाफ लाइफ पीरियड हम लोग हमेशा निकाल सकते हैं इस सिंपल फार्मूला के जरिए। टी हाफ इज इक्वल टू कुछ नहीं करेंगे हम लोग 0.693 को उसके डीके कांस्टेंट से डिवाइड कर देंगे। सिंस लैम्बडा इज अ डीके कांस्टेंट द टाइम नीडेड फॉर डिसइंटीग्रेशन ऑफ वन हाफ ऑफ द ओरिजिनल अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। अभी देखिए यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमको पता चली है। यहाँ पर क्या बोला गया है, लैम्बडा मतलब होता है डीके कांस्टेंट, और ये डीके कांस्टेंट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो इसका मतलब ये ऊपर की वैल्यू कांस्टेंट है 0.693, और नीचे भी लैम्बडा इज नथिंग बट द कांस्टेंट। इसका मतलब जो टॉ की वैल्यू है वो वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। और ये जो वैल्यू है, अभी आप कितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ले लो, कितने भी नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेटिंग एटम के ले लो, तो उसके लिए जो लगने वाला समय है वो हमेशा सेम रहेगा आधा बचने के लिए। इसका मतलब अगर हम लोगों ने रेडियम लिया है फॉर एग्जाम्पल, तो अगर वो 10 किलोग्राम लेते हैं तो उसके 5 किलोग्राम होने के लिए भी सेम टाइम लगेगा। लेकिन वो 5 किलोग्राम भी अगर लेते हैं तो उसका आधा यानी 2.5 किलोग्राम होने के लिए भी सेम टाइम लगेगा। सिमिलरली 1 किलोग्राम लेते हैं तो उसका 500 ग्राम बचने के लिए भी सेम टाइम लगेगा। इसका मतलब इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट। अमाउंट कितना भी ले लो उसका आधा ही हमेशा बचेगा। इसका बेस्ट एग्जाम्पल अगर आप समझना चाहते हो तो आपने अगर कभी घर पे शरबत बनाया होगा, तो उसमें अगर हम लोग 5 चम्मच शक्कर डालते हैं एक गिलास भर पानी में, तो अगर आप देखते हो तो शुरुआत में बहुत फास्टली वो डिसॉल्व हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे उसकी क्वांटिटी, शुगर की क्वांटिटी जो पानी में हमको दिखती है वो अगर कम होती जा रही है, तो उसी के साथ उसका डिसोल्यूशन का रेट भी कम होते चले जाता है। इसका मतलब यहाँ पर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि डिसोल्यूशन का रेट जो है वो बची हुई क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है। जितनी कम शक्कर बचेगी उतना ही उसको डिसॉल्व होने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा, और जितनी ज्यादा शक्कर रहेगी उतना उसको कम टाइम लगेगा। सिमिलरली यहाँ पर होगा, यहाँ पर इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट। अमाउंट कितना भी ले लो उसका आधा बचने के लिए हमेशा सेम टाइम लगेगा। इसका मतलब वो कंपाउंड कभी खत्म होगा ही नहीं, वो एलिमेंट कभी खत्म नहीं होगा वहां से। द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ वो इनवेरिएबल होगा। इसका मतलब उसमें कुछ भी वेरिएशन नहीं है। एंड इट फॉर्म्स द बेसिक डिटरमाइनिंग द एजेस ऑफ द रेडियो एक्टिव मटेरियल्स। इसका मतलब उस रेडियो एक्टिव मटेरियल की कितनी एज हो चुकी है, शुरुआत में कितना रहा होगा, और अभी उसका कितना लाइफ बचा हुआ है, या फिर अभी उसका कितना लाइफ हो चुका है। ये सारी चीजें हम लोग आसानी से इससे डिटरमाइन कर सकते हैं। अभी देखते हैं रेडियो एक्टिविटी के यूनिट्स। देखिए जो अर्लियर यूनिट है रेडियो एक्टिविटी का वो क्यूरी था, सी आई उसका शॉर्ट फॉर्म था। और 1 क्यूरी का मतलब होता है 3.7 इंटू 10⁻10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। इसका मतलब 1 क्यूरी का हम लोग फॉर्मूला याद रख लेंगे, 3.7 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। एक सेकंड में अगर 3.7 इंटू 10⁻10 नंबर ऑफ एटम्स डिसइंटीग्रेट होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं 1 क्यूरी। अभी देखते हैं एसआई यूनिट। जो एसआई यूनिट होता है रेडियो एक्टिविटी का वो होता है बिक्वेरल, और उसको जो हम लोग नोटिफाई करेंगे वो करेंगे बी क्यू से, विच इज डिफाइंड एज द एक्टिविटी ड्यू टू वन डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। अभी देखिए थोड़ा सा चेंज हो गया यहाँ पर। जो 1 क्यूरी था, 1 क्यूरी का मतलब होता था अगर एक सेकंड में 3.7 इंटू 10⁻10 एटम किसी पर्टिकुलर रेडियो एक्टिव एलिमेंट के डिसइंटीग्रेट होते हैं। देखिए 3.7 इंटू 10⁻10 एटम्स अगर एक सेकंड में डिसइंटीग्रेट होते हैं तो उसको हम लोग 1 क्यूरी बोलते थे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफिनेशन चेंज कर दिया है। बिक्वेरल का मतलब ये होगा कि अगर एक एलिमेंट का एक एटम अगर डिसइंटीग्रेट होता है एक सेकंड में, तो उसकी वजह से कितनी एक्टिविटी वहां पर प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पर जो है रेडियो एक्टिविटी के टर्म में हम लोग इसको डिटरमाइन करेंगे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस है उसका एक मॉलिक्यूल या सॉरी एक एटम अगर उसका डिसइंटीग्रेट होता है एक सेकंड में, तो उसमें कितना रेडियो एक्टिविटी प्रोड्यूस होता है, तो वो रेडियो एक्टिविटी मेजर कर लेंगे हम लोग। तो वो हो जाएगा उसका एसआई यूनिट बिक्वेरल। अभी देखते हैं डीके रेट ऑफ मिक्सचर। इन दोज केसेस व्हेन अ सैंपल कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर रेडियो न्यूक्लियाइड्स। इसका मतलब अगर कोई ऐसा पर्टिकुलर सैंपल लेते हैं जिसमें एक नहीं दो या फिर दो से ज्यादा रेडियो न्यूक्लियाइड्स है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है,
रिलेटेड टू वन अनदर। इसका मतलब वो इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं रखते हैं। द प्रेजेंस ऑफ वन हैज नो इफेक्ट ऑन द डीके और रेट ऑफ द अनदर। और साथ ही साथ ये बताया गया है कि एक का जो रेडियो एक्टिविटी डिके हो रहा है उसकी वजह से किसी दूसरे के ऊपर, यानी वहां पर तो अगर दो एलिमेंट प्रेजेंट है तो एक का अगर रेडियो एक्टिव डिके होता है दूसरे का भी रेडियो एक्टिव डिके होता है, लेकिन एक का असर दूसरे के ऊपर नहीं पड़ेगा। एंड द टोटल एक्टिविटी ऑफ सच सैंपल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल एक्टिविटीज ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स। तो उसके बाद जो ऐसा सैंपल हमको मिलेगा उसके अगर हमको टोटल एक्टिविटी निकालनी है तो वो टोटल एक्टिविटी हो जाएगी इंडिविजुअल एक्टिविटीज के एडिशन के बराबर। इसका सिंपल सा मीनिंग ये है, अगर दो हम लोग अलग अलग एलिमेंट्स लेते हैं, दोनों रेडियो एक्टिव है, दोनों अगर सेम मिक्सचर में प्रेजेंट है, और साथ ही साथ अगर दोनों का एक दूसरे के साथ कोई रिलेशन नहीं है, और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर एक एलिमेंट का रेडियो एक्टिविटी रेट जो है उसके ऊपर दूसरे एलिमेंट के रेडियो एक्टिविटी रेट का या फिर उसके रेडियो एक्टिविटी का कोई असर नहीं पड़ेगा, तो ऐसे केस में अगर हम उस सैंपल की, उस मिक्सचर की रेडियो एक्टिविटी अगर पता चलाना चाहते हैं तो उस केस में हमको कुछ नहीं करना है, दोनों जो इंडिविजुअल सैंपल्स है, इंडिविजुअल एटम्स है, उनकी एक्टिविटी का एडिशन कर लेंगे। Hence the total activity A is given by the equation। तो उसकी जो मिक्सचर की टोटल एक्टिविटी जो है वो एडिशन के बराबर हो जाएगी, दैट इज A इज इक्वल टू A1। ए मतलब मिक्सचर की एक्टिविटी, A1 मतलब पहले कॉन्स्टिट्यूएंट की एक्टिविटी, प्लस A2 मतलब दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट की एक्टिविटी, प्लस A3 मतलब तीसरे कॉन्स्टिट्यूएंट की एक्टिविटी, एंड सो ऑन। तो A इज इक्वल टू हो जाएगा, अभी देखिए एक्टिविटी का फॉर्मूला है माइनस dN1/dt। अभी ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोगों ने शुरुआत में देख लिया था जो रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन का फॉर्मूला था वो था माइनस dN1/dt। इसका मतलब ये होता है टाइमिंग के साथ जो n1 है उसके नंबर डिक्रीज होते चले जाएंगे। डिक्रीज होना मतलब माइनस, इसीलिए यहाँ माइनस dN1/dt प्लस यहाँ पर सेकंड के लिए आ जाएगा माइनस dN2/dt। लेकिन ये dN1/dt जो है माइनस साइन में, इसकी वैल्यू होती है λ1n1, क्योंकि λ1 इज फॉर ये होगा डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट फॉर n1, इसीलिए λ1n1 प्लस λ2n2। इसका मतलब अगर किसी मिक्सचर का हम लोग रेडियो एक्टिविटी डीके निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हमको कुछ नहीं करना है, A इज इक्वल टू निकालना है λ1n1 प्लस λ2n2 प्लस λ3n3। लेकिन यहाँ पर ये जो वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं n1 की या फिर n2 की, उसके लिए हम लोग ऊपर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज n इज इक्वल टू n0 e टू द पावर माइनस λt। यहाँ पर जहां जहां पर भी n और लैम्डा दिखेगा इस इक्वेशन में, वहां पर हम लोग ये पर्टिकुलर नंबर पुट कर देंगे। जैसे यहाँ पर λ1 था तो ये λ1 हो गया, ये भी n1 हो गया। इसका मतलब जो सिंप्लीफाइड इक्वेशन होगा वो होगा A इज इक्वल टू λ1 n10 e टू द पावर माइनस λ1t प्लस सिमिलरली यहाँ पर जितनी जगह पे हम लोगों ने 1 पुट कर दिया था यहाँ पर 2 पुट हो जाएगा। सिंपल डेरिवेशन है इसका, पहले हम लोग A निकालेंगे। A इज इक्वल टू क्या होता है माइनस dN1/dt प्लस माइनस dN2/dt प्लस अप टू बढ़ते चला जाएगा। और ये n1 की ये जो माइनस dN1/dt की वैल्यू है, इसकी वैल्यू हमको शुरुआत में जो हम लोगों ने देखा था उससे मिल जाती है, दैट इज λ1n1 प्लस λ2n2 प्लस λ3n3। लेकिन यहाँ पर हम लोग n1 की वैल्यू जो है वो n1 की वैल्यू पुट कर देंगे, दैट इज n0 e टू द पावर माइनस λt। जितनी जगह पे n0 था n1 0 पुट कर देंगे, लैम्बडा था तो वहां पर λ1 पुट कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पर n2 था तो ये 1 की जगह पे हम लोग 2 रख देंगे, तो इस हिसाब से हमको इक्वेशन मिल जाएगा। अभी देखते हैं रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम क्या होता है। देखिए, इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट व्हेन अ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस डिकेज, जब भी कोई रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस का डिके होता है, द रिजल्टिंग डॉटर न्यूक्लियस मे बी स्टेबल और ऑल्सो रेडियो एक्टिव विद हाफ लाइफ ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन दैट ऑफ द पेरेंट। अभी देखिए, जब भी हम लोग किसी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस का डीके को स्टडी करते हैं, उसको देखने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर हमको एक बात याद रखनी है, जिस सब्सटेंस का रेडियो एक्टिव डीके पहले हो रहा है उसको हम लोग पेरेंट बोलते हैं, और उसका कन्वर्शन जिस नए न्यूक्लियस में होगा उसको हम लोग डॉटर न्यूक्लियस बोलेंगे। देखिए, पेरेंट न्यूक्लियस मतलब जो शुरुआत में लिया वो, और रेडियो एक्टिविटी होने के बाद जो हमको नया मॉलिक्यूल मिला है, सॉरी नया एलिमेंट का एटम मिला है, उसको हम लोग बोलते हैं डॉटर न्यूक्लियस। तो अभी देखिए, द रिजल्टिंग डॉटर न्यूक्लियस जो रहेगा वो एक तो स्टेबल रह सकता है या फिर वो भी रेडियो एक्टिव हो सकता है। देखिए, रेडियो पहला जो हम लोगों ने दिया कंसिडर किया था रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस, उसकी वजह से जो प्रोडक्ट मिला है वो स्टेबल भी हो सकता है या फिर रेडियो एक्टिव भी हो सकता है। लेकिन उसका हाफ लाइफ पीरियड जो होगा, अभी वो हाफ लाइफ पीरियड तो जो शुरुआत में हम लोगों ने लिया है पेरेंट,
उसके एक तो ज्यादा भी हो सकता है, उसके बराबर भी हो सकता है, या फिर उससे कम भी हो सकता है। उसको हम लोग बोलते हैं पेरेंट न्यूक्लियस। डिफरेंट केसेस अराइज इन ईच केस। अभी हर केस के लिए एक अलग केस बनता है। अ रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम हियर implies only a constant ratio of the parent and daughter amounts, both decreasing with time at a constant rate equal to that of the parent। अभी देखिए क्या बोला गया है। यहाँ पर हम लोग जो रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम की बात करेंगे वो होगा एक कांस्टेंट रेशो दोनों के अमाउंट्स का। पेरेंट का कितना अमाउंट है और डॉटर का कितना अमाउंट है, और दोनों के दोनों जो है टाइमिंग के साथ डिक्रीज होते चले जाएंगे, सेम रेट के साथ, कांस्टेंट रेट के साथ। इसका मतलब जब भी हम इन दोनों को देखेंगे उनका जो प्रपोर्शन है वो हमको सेम मिलेगा। तो यहाँ पर जो रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम की हम लोग बात करते हैं वो दो तरीके से हम लोग इनको डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है उसका सेक्युलर इक्विलिब्रियम बोलेंगे, और दूसरा जो तरीका है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिएंट इक्विलिब्रियम। देखिए, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग समझ के चलते हैं कि ए का कन्वर्शन बी में हो रहा है, तो ये मतलब हो गया पेरेंट और बी मतलब हो गया डॉटर। अभी जब हम लोग इन दोनों के प्रपोर्शन को देखते हैं तो यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी है, ए के बाद जब बी बना है तो ए रेडियो एक्टिव था, जो बी हमको मिलेगा वो रेडियो एक्टिव हो भी सकता है और या फिर स्टेबल भी हो सकता है। लेकिन दोनों केसेस में अलग अलग पॉसिबिलिटी है। अगर वो रेडियो एक्टिव है तो रेडियो एक्टिविटी के समय उसका जो हाफ लाइफ पीरियड है वो एक तो ए के बराबर, बी का हाफ लाइफ पीरियड जो है एक तो ए के बराबर हो सकता है, ए से कम भी हो सकता है, या फिर ए से ज्यादा भी हो सकता है। तो किसी पर्टिकुलर टाइमिंग पे अगर हम दोनों के अमाउंट का रेशो चेक करते हैं तो वो रेशो हमेशा हमको कांस्टेंट दिख सकता है, और वो रेशो या फिर उन दोनों का अमाउंट्स टाइमिंग के साथ डिक्रीज होते जा सकता है। तो यहाँ पर जो है रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम हम लोग दो तरीके से दिखा सकते हैं, एक को बोलेंगे सेक्युलर इक्विलिब्रियम, दूसरे को बोलेंगे ट्रांजिएंट इक्विलिब्रियम। अब ये क्या होता है हम लोग थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, द वन कंडीशन common to both the secular and transient equilibria is that the parents half life be greater than that of the daughters। अब यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है, दोनों के लिए एक कॉमन चीज कंसिडर की गई है कि यहाँ पर जो पेरेंट का हाफ लाइफ पीरियड है वो डॉटर से जो है ज्यादा रहेगा। इसका मतलब पेरेंट ज्यादा देर के लिए रहेगा, डॉटर थोड़ा कम देर के लिए रहेगा। इट इज बाय हाउ मच tau 1 is greater than tau 2, and in relation to the experiments observation time say 1 to 10 years, that permits a distinction to be made between the two types of the equilibrium। अभी देखिए यहाँ पर अगर हम लोग डॉटर की बात करें तो डॉटर के लिए हम लोग tau 2 इस्तेमाल करेंगे, मतलब हाफ लाइफ पीरियड ऑफ डॉटर, और tau 1 का मतलब होगा हाफ लाइफ पीरियड ऑफ पेरेंट। अभी यहाँ पर देखिए एक बात यहाँ पर गौर करने लायक है, इन रिलेशन टू द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, जब इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया 1 से लेकर 10 साल के लिए, दैट परमिट्स अ डिस्टिंक्शन टू बी मेड बिटवीन द टू टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रिया। देखिए, 1 से 10 साल तक इनका इक्विलिब्रियम स्टडी का किया जाता है, और उसके बाद जो डिफरेंस आएगा दो टाइप के इक्विलिब्रिया में वो हम डिफाइन कर सकते हैं। तो तभी जाके हमको पता चलेगा कि 1 से लेकर 10 साल तक जब हम इनकी स्टडी करेंगे तब हमको पता चलेगा कि ट्रांजिएंट इक्विलिब्रिया वहाँ पर एग्जिस्ट करता है या फिर सेक्युलर इक्विलिब्रियम। The other feature that after the attainment of the equilibrium, the daughter and descendants decay with the half-life to the parent hold good for both secular and transient equilibria। अभी देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, डिसेंडेंट का मतलब थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हम लोगों ने देखा है कि ए मतलब parent है और बी मतलब डॉटर है, लेकिन बी के बाद जो प्रोडक्ट्स बनेंगे उनको हम लोग बोलेंगे डिसेंडेंट्स। तो जो डिसेंडेंट्स है उनका भी डिके होता है विद हाफ लाइफ कंपेरेबल टू द पेरेंट होल्ड गुड। इसका मतलब उस उनका भी जो हाफ लाइफ पीरियड है वो पेरेंट से कम ही रहेगा, दोनों केसेस में, सेक्युलर में भी और ट्रांजिएंट इक्विलिब्रियम में भी। अभी हम लोग थोड़ा सा केस कंसिडर करते हैं। कंसिडरिंग अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट ए दैट डिसइंटीग्रेट्स टू प्रोड्यूस अनदर एलिमेंट बी। देखिए सिंपल सा एग्जांपल लिया है, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट ए कंसिडर करेंगे, इसका डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, रेडियो एक्टिव डीके हो रहा है, जिससे हमको एक नया एलिमेंट प्रोड्यूस हो रहा है बी, जिसको हम लोग बोलेंगे डॉटर, विच इज ऑल्सो रेडियो एक्टिव, एंड सो बी ऑल्सो डिसइंटीग्रेट एंड फॉर्म्स अनदर एलिमेंट सी। देखिए, ए से बी फॉर्म हुआ है, ए रेडियो एक्टिव था, लेकिन यहाँ पर साइमल्टेनियसली बी भी रेडियो एक्टिव है, इसका मतलब बी का कन्वर्शन हो जाएगा सी में।
दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अंडर। देखिए ए का कन्वर्शन बी में हुआ है, यहाँ पर डीके कांस्टेंट जो है ए का लिया गया है दैट इज लैम्डा वन, और बी का कन्वर्शन सी में हुआ है, यहाँ पर डीके कांस्टेंट लिया गया है लैम्डा टू दैट इज डीके कांस्टेंट फॉर बी, और बी का कन्वर्शन हुआ है सी में। यहाँ पर देखते हैं ए को पेरेंट बोलेंगे, बी को हम लोग डॉटर बोलेंगे और सी को बोलेंगे डिसेंडेंट। अभी यहाँ पर जो ए है, ए का हाफ लाइफ पीरियड ज्यादा रहेगा, ए भी रेडियो एक्टिव है, बी भी यहाँ पर रेडियो एक्टिव है, लेकिन सी रेडियो एक्टिव हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। नाउ इफ Ni is the amount of element A at any instance of the time and lambda 1 is the decay constant. Consider sorry N1 था वो। अगर समझ के चलते हैं हम लोग कि N1 जो है वो अमाउंट बचा हुआ है A का किसी भी पर्टिकुलर टाइमिंग T पे, और उसका लैम्डा 1 है डीके कांस्टेंट, और सेम टाइमिंग पे जो N2 है वो अमाउंट ऑफ एलिमेंट B है, और अगर उसका टाइमिंग भी सेम रहेगा, और अगर टाइमिंग t इज इक्वल टू T1 कंसिडर करके चलते हैं, जो अमाउंट्स रहेंगे ए और बी के शुरुआत में, सॉरी t इज इक्वल टू जीरो था यहाँ पर, t इज इक्वल टू जीरो में जो अमाउंट्स रहेंगे ए और बी के वो रहेंगे N1 जीरो और N2 जीरो रिस्पेक्टिवली। तो जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है ए का वो गिवन बाय, उसका फॉर्मूला है माइनस डी एन वन बाई डी टी दैट इज इक्वल टू लैम्डा वन इंटू एन वन, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इससे हम लोग सिंप्लीफाई करने के बाद एन वन की वैल्यू फाइंड करते हैं दैट इज इक्वल टू एन वन जीरो इंटू ई टू द पावर माइनस लैम्डा वन टी। अभी थोड़ा सा इसको डिटेल में फिर से डबल रिपीट करेंगे हम लोग इसको। देखिए N1 मतलब किसी पर्टिकुलर टाइमिंग होने के बाद, यानी t इज इक्वल टू टी कंसिडर करके चलते हैं, उस समय N1 जो है वो है A के नंबर ऑफ एटम्स या फिर उसका अमाउंट, लैम्डा वन रहेगा उसका डीके कांस्टेंट। उसी केस में N2 रहेगा अमाउंट ऑफ B, उसके लिए हम लोगों ने लैम्डा टू डिफाइन किया है डीके कांस्टेंट। लेकिन अगर शुरुआत की बात करें तो टाइमिंग t इज इक्वल टू जीरो के लिए जो अमाउंट्स रहेंगे ए और बी के वो रहेंगे N1 जीरो और N2 जीरो रिस्पेक्टिवली। तो उस केस में जो रेट है डिसइंटीग्रेशन का ए का, वो जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है माइनस डी एन वन बाई डी टी दैट इज इक्वल टू लैम्डा वन एन वन। इससे हम लोग एन वन की वैल्यू फाइंड करेंगे। N1 is equal to मिलता है हमको N1 जीरो e to the power minus lambda 1 t। Since daughter B is formed at the same rate, देखिए अभी यहाँ पर इसी रेट से ये माइनस डी एन वन बाई डी टी, इसका कन्वर्शन किस में हो रहा है, N1 का कन्वर्शन हो रहा है N2 में। तो इसका मतलब जिस रेट से A डिक्रीज हुआ है उसी रेट से B फॉर्म हुआ है। Since daughter B is formed at the same rate which parent A disintegrate, that is lambda 1 N1, and the daughter B decays at the rate lambda 2 N2, so the net rate of increase of daughter is given by। अभी देखिए यहाँ पर सिंपल सा हम लोग फार्मूला लगाएंगे। जैसा कि हमको पता है, ये देखिए लैम्डा वन एन वन जो है वो ए का डिसइंटीग्रेशन बताता है। इसका मतलब ए कौन से रेट से डिक्रीज हो रहा है वो बताने की यहाँ पर कोशिश की गई है। और जो बी है बी भी इसी रेट से फॉर्म होगा लैम्डा वन एन वन के रेट से, लेकिन बी डिक्रीज भी होगा। उसके डिक्रीज के लिए उसका सेपरेट रेट लगेगा लैम्डा टू एन टू, यानी बी जो है वो लैम्डा वन एन वन के रेट से फॉर्म हो रहा है और लैम्डा टू एन टू के रेट से डिसइंटीग्रेट भी हो रहा है। इसका मतलब अगर हमको उसका नेट रेट फाइंड करना है, टोटल रेट जिसको हम लोग बोलेंगे इंक्रीज ऑफ डॉटर बी, तो वो मिलेगा हमको रेट ऑफ फॉर्मेशन माइनस रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। तो इसका मतलब उसका फॉर्मेशन का रेट डी एन टू बाई डी टी, जैसे हम लोगों ने बी के ए के लिए फाइंड किया था, लेकिन वो डिसइंटीग्रेशन का था इसलिए माइनस लिखा था। यहाँ पर हम लोग माइनस नहीं लिखेंगे क्योंकि इट इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन। तो ये हो गया डी एन टू बाई डी टी दैट इज इक्वल टू उसका रेट ऑफ फॉर्मेशन कितना है लैम्डा वन एन वन, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है माइनस लैम्डा टू एन टू। इसका मतलब उसका ओवरऑल रेट जो है वो दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। तो ये हो गया लैम्डा लैम्डा वन एन वन की वैल्यू मिलती है हमको लैम्डा वन एन वन जीरो ई टू द पावर माइनस लैम्डा वन टी, और साइमल्टेनियसली लैम्डा टू एन टू के लिए ये वन की जगह पे हम लोग टू पुट कर देंगे तो इक्वेशन मिलेगा माइनस लैम्डा टू एन टू जीरो ई टू द पावर, सॉरी इसको वैसे ही रहने देंगे, इसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। और अभी देखते हैं, हाँ यहाँ पर देखिए हमने सिर्फ लैम्डा वन एन वन की जगह पे लैम्डा वन एन वन जीरो ई टू द पावर माइनस लैम्डा वन टी रखा है। अभी ऐसा क्यों, सेकंड में क्यों नहीं रखा, क्योंकि जो एन टू जीरो है वो जीरो रहेगा शुरुआत के केस में। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो माइनस वाली टर्म है माइनस लैम्डा टू एन टू, ये टर्म इस साइड में लेके चले जाएंगे, तो ये माइनस की जगह पे इस साइड में जाने के बाद प्लस हो जाएगा। तो ये मिलेगा हमको डी एन टू बाई डी टी प्लस लैम्डा टू एन टू इज इक्वल टू लैम्डा वन एन वन जीरो ई टू द पावर माइनस लैम्डा वन टी, और मल्टीप्लाइंग बाय
ई टू द पावर लैम्डा टू टी। अगर दोनों साइड में लैम्डा टू टी ई टू द पावर लैम्डा टू टी से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये डी एन टू बाई डी टी को भी वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेकंड टर्म को भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और लास्ट वाले टर्म को भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन लास्ट वाले टर्म को मल्टीप्लाई होने के बाद देखिए क्या होता है, ए टू द पावर लैम्डा टू टी है, यहाँ पर ए टू द पावर माइनस लैम्डा वन टी है। दोनों के पावर देखिए नीचे जो है वो सेम है, पावर में थोड़ा सा डिफरेंस है, टी इज कॉमन, पावर में सब्ट्रैक्शन हो जाएगा दोनों का, लैम्डा टू माइनस लैम्डा वन मिल जाएगा इंटू टी, और बाकी टर्म एज इट इज बच जाएंगे। राइटिंग एल एच एस एज ए डिफरेंशियल वी है। अभी देखिए ये जो टर्म हमको यहाँ पर मिली है लेफ्ट हैंड साइड में, e टू द पावर लैम्डा टू टी इंटू डी एन टू बाई डी टी प्लस लैम्डा टू इंटू एन टू ई टू द पावर लैम्डा टू टी, इट इज नथिंग बट द डेरिवेटिव ऑफ एन टू इंटू ई टू द पावर लैम्डा टू टी। अब ये कैसा है, इसको आप लोग सॉल्व करके देख सकते हो। डेरिवेटिव निकालेंगे इसका, तो डेरिवेटिव कैसे निकलेगा, पहले एन टू का डेरिवेटिव और ई टू द पावर लैम्डा टू टी मल्टीप्लाई रहेगा, उसके बाद एन टू कांस्टेंट रहेगा, तो डेरिवेटिव करेंगे हम लोग। तो देखिए करके देखते हैं, पहले डेरिवेटिव एन टू का डेरिवेटिव निकलेगा, देखिए e to the power lambda 2 to डेरिवेटिव ऑफ n2 प्लस, अभी देखिए बाहर निकल जाएगा, e to the power lambda 2 का डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो मिलेगा lambda 2 t मल्टीप्लाई e to the power lambda 2, देखिए lambda 2 t मल्टीप्लाई e to the power lambda 2 into n2, इसका मतलब ये दो टर्म के एडिशन में देखिए ये डेरिवेटिव टू टी था, और साइड में मिला हमको अपोजिट साइड में लैम्डा वन इंटू एन वन जीरो इंटू ई टू द पावर लैम्डा टू माइनस लैम्डा वन इंटू टी। अगर दोनों साइड में इंटीग्रेशन लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी तो हमको क्या मिलता है, कुछ नहीं करना है हमको, ये जो इस साइड में ई टू द पावर लैम्डा टू दैट इज इक्वल टू, अब इस साइड का हम इंटीग्रेशन लेते हैं तो इस साइड के इंटीग्रेशन के लिए हमको जो e टू द पावर p है उसी टर्म का इंटीग्रेशन लेना है, क्योंकि n वन जीरो इज कांस्टेंट, लैम्डा वन इज आल्सो कांस्टेंट, लैम्डा टू माइनस लैम्डा वन इज आल्सो कांस्टेंट। तो e टू द पावर mx का जो इंटीग्रेशन आता है e टू द पावर kx का, वो आता है e टू द पावर kx डिवाइडेड बाय k। यहाँ पर k की वैल्यू जो है वो है लैम्डा टू माइनस लैम्डा वन। थोड़ा सा फिर से रिपीट करूंगा, जो e टू द पावर kx है यहाँ पर देखिए ये कांस्टेंट है दोनों टर्म, लैम्डा वन इंटू एन वन जीरो, तो इनका इंटीग्रेशन में कोई रोल नहीं बचता। इंटीग्रेशन लेना है हमको e टू द पावर लैम्डा टू माइनस लैम्डा वन इंटू टी का, इसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन निकालने के लिए हम लोग e टू द पावर के एक्स का फॉर्मूला लगाएंगे। e टू द पावर के एक्स का इंटीग्रेशन होता है e टू द पावर के एक्स डिवाइडेड बाय के। अभी यहाँ पर k की वैल्यू है लैम्डा टू माइनस लैम्डा वन, इसका मतलब ये सारी टर्म एज इट इज बचेगी, सिर्फ लैम्डा टू माइनस लैम्डा वन से इस इक्वेशन को डिवाइड करना है। तो यहाँ पर हमको मिलेगा लैम्डा वन डिवाइडेड बाय लैम्डा टू माइनस लैम्डा वन इंटू एन वन जीरो ई टू द पावर लैम्डा टू माइनस लैम्डा वन इंटू टी, और इंटीग्रेशन का कांस्टेंट प्लस सी, वेयर सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अगर हम इस पूरे इक्वेशन को अभी डिवाइड करते हैं ई टू द पावर लैम्डा टू टी से, अभी ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया था देखिए थोड़ा सा यहाँ पर ऑन मल्टीप्लाइंग किया था ई टू द पावर लैम्डा टू टी से, इसलिए यहाँ पर फिर से हम लोग डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद क्या मिलता है, हमको एन टू फाइंड करना था, एन टू के बाजू में था ई टू द पावर लैम्डा टू टी। दिस वॉज द रीजन कि हम लोगों ने ई टू द पावर लैम्डा टू टी से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देना है। तो डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, दोनों साइड से डिवाइड कर देंगे, यहाँ से डिवाइड करेंगे तो यहाँ सिर्फ एन टू बचेगा, अपोजिट साइड में जाते हैं तो लैम्डा वन बाय लैम्डा टू माइनस लैम्डा वन एज इट इज रहेगा, एन वन जीरो पे एज इट इज रहेगा। और अगर इसको डिवाइड करते हैं ई टू द पावर लैम्डा टू टी से तो ये इसके डिवीजन में चला जाएगा, डिवीजन में जाएगा इसका मतलब ये ऊपर आ जाएगा, ऊपर आएगा तो इसका पावर हो जाएगा निगेटिव, इसका मतलब ये ऊपर जाने के बाद हो जाएगा ई टू द पावर माइनस लैम्डा टू टी, और ये सारे पावर्स के एडिशन हो जाएगी, इसका मतलब ई टू द पावर लैम्डा टू माइनस लैम्डा वन, और ये फिर से माइनस लैम्डा टू इंटू टी, क्योंकि टी विल बी कांस्टेंट। तो ये हो जाएगा, ये प्लस लैम्डा टू था और ये डिवीजन वाला माइनस में चला गया तो ये माइनस लैम्डा और ये माइनस लैम्डा वन, तो ये सिर्फ माइनस लैम्डा वन बचेगा, क्योंकि एक प्लस लैम्डा टू और माइनस लैम्डा टू कैंसिल हो चुके हैं। इसको आप सॉल्व करके देख सकते हो, इंटू टी प्लस सी इंटू, अभी सी छूट नहीं सकता, सी को भी मल्टीप्लाई हो जाएगा ई टू द पावर माइनस लैम्डा टू टी। तो यहाँ पर देखिए द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन में बी कैलकुलेटेड बाय लेटिंग एन टू इज इक्वल टू एन टू जीरो एट टी इज इक्वल टू जीरो। इस इक्वेशन को हम लोग थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं फिर से।
यहाँ पर दिया गया है एन टू इज इक्वल टू लैम्बडा वन बाई लैम्बडा टू माइनस लैम्बडा वन इंटू एन वन जीरो ई टू द पावर माइनस लैम्बडा वन टी। यहाँ पर सारे की सारी टर्म हमको पता है कि कौन सी टर्म क्या है, लेकिन यहाँ पर c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसको फाइंड करना जरूरी है। इसको फाइंड करने के लिए हम लोग इनिशियल कंडीशन अप्लाई करते हैं। इनिशियल कंडीशन सिंपल थी हमारे पास। इनिशियल कंडीशन में t की वैल्यू t0 रख देंगे हम लोग शुरुआत में। तो उस केस में जो है n2 की वैल्यू n2 जीरो के बराबर हो जाती है। तो यहाँ पर अगर हम लोग पुट करते हैं t की वैल्यू जीरो, तो देखते क्या होता है, एन टू की जगह पे एन टू जीरो हो जाएगा, ये टी की जगह पे जीरो आ गया, ये भी टी की जगह पे जीरो आ गया। तो ये टी की जगह पे अगर जीरो आता है तो ई टू द पावर जीरो मतलब वन हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ एन वन जीरो और यहाँ पर सिर्फ सी बचेगा। तो इक्वेशन मिलेगा हमको एन टू इज इक्वल टू लैम्बडा वन डिवाइडेड बाई लैम्बडा टू माइनस लैम्बडा वन इंटू एन वन जीरो मल्टीप्लाइड बाई ये वन आ गया प्लस सी मल्टीप्लाइड बाई वन आ गया। देखिए सी, अगर सी को फाइंड करना है तो ये सारी टर्म हम लोग इस साइड में लेके चले जाएंगे अपोजिट साइड में। तो ये टर्म हो जाएगी नेगेटिव, तो यहाँ पर आ गया माइनस लैम्बडा वन बाय लैम्बडा टू माइनस लैम्बडा वन इंटू एन वन जीरो प्लस एन टू जीरो। ये सी की वैल्यू हम लोग ऊपर वाले इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमको नया इक्वेशन मिलेगा एन टू इज इक्वल टू लैम्बडा वन माइनस लैम्बडा टू, सॉरी लैम्बडा वन डिवाइडेड बाय लैम्बडा टू माइनस लैम्बडा वन इंटू एन वन जीरो ई टू द पावर माइनस लैम्बडा वन इंटू टी माइनस ई टू द पावर माइनस लैम्बडा टू टी प्लस एन टू जीरो ई टू द पावर माइनस लैम्बडा टू टी। कुछ नहीं किया हम लोगों ने, ये जो सारी टर्म है ये टर्म कंबाइन की है कॉमनली, क्योंकि यहाँ पर सी की वैल्यू देखिए, ये सी की वैल्यू अगर हम लोग पुट करते हैं इतनी बड़ी वैल्यू जो यहाँ पर मिली थी हमको, ये वैल्यू पुट करने के बाद वहां पर कॉमनली जो है ये इस टर्म को और इस टर्म को कॉमनली मल्टीप्लाइड बाय था ई टू द पावर माइनस लैम्बडा टू टी। इसकी वजह से ही यहाँ पर हमको ये ऐसी टर्म मिली है। आपको ये सिंप्लीफाई करके देखना पड़ेगा कि ऐसी टर्म क्यों आती है। तो यहाँ पर हमको एन टू मिलता है लैम्बडा वन डिवाइडेड बाय लैम्बडा टू माइनस लैम्बडा वन इंटू एन वन जीरो कॉमन निकल गए थे। यहाँ पर बचा था ई टू द पावर माइनस लैम्बडा वन टी माइनस ई टू द पावर माइनस लैम्बडा टू टी प्लस एन टू जीरो इंटू ई टू द पावर माइनस लैम्बडा टू टी। फ्रॉम वन स्पेशल केसेस वेयर ओनली atoms of A are initially present, that is at t is equal to जीरो n टू is equal to जीरो। देखिए अगर हम लोग स्पेशल केस कंसीडर करते हैं जिस केस में B कुछ भी क्वांटिटी में प्रेजेंट नहीं रहेगा, शुरुआत में सिर्फ A के मॉलिक्यूल प्रेजेंट, A के एटम प्रेजेंट रहेंगे, B कुछ भी प्रेजेंट नहीं रहेगा, उस केस के लिए क्या हो जाएगा, उस केस के लिए n टू जीरो की वैल्यू जीरो हो जाएगी। इसका मतलब ये जो सेकंड टर्म है ये जीरो हो जाएगी, तो बचेगी सिर्फ पहली वाली टर्म, तो n2 की वैल्यू मिलेगी हमको लैम्बडा वन डिवाइडेड बाय लैम्बडा टू माइनस लैम्बडा वन इंटू एन वन जीरो और बाकी ब्रैकेट में जो टर्म है ई टू द पावर माइनस लैम्बडा वन इंटू टी माइनस ई टू द पावर माइनस लैम्बडा टू टी। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये एक्सप्रेशन आता है मिक्स्ड डिसइंटीग्रेशन के लिए। तो अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे सेक्युलर इक्विलिब्रियम क्या होता है, ट्रांजिएंट इक्विलिब्रियम क्या होता है। थैंक यू।